हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ू में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हमसफ़र का 4th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे वापस आने में इतना टाइम लग गया, लिटरली 15 दिन से ज़्यादा हो गया है मुझे कोई भी स्टोरी दिए। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आप सबको तो मैं कारण बता ही चुकी हूँ। और जहाँ मैंने अभी शिफ्ट किया है, यहाँ पर हमारे नेबर्स में और हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उनके बच्चे कसम से इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, दिन रात चिल्ला-चिल्ली करते रहते हैं। शायद बैकग्राउंड में आपको उनकी वॉइस अभी भी सुनाई दे रही होगी। अभी भी ये लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये लोग तो शोर मचाते रहेंगे। मेरी रिकॉर्डिंग मैं कब करूँगी इनके चक्कर में। तो आज मैंने ठान ही लिया कि कुछ भी हो जाए, आज तो रिकॉर्डिंग करनी ही है। सो हियर आई एम। एंड मेरी आवाज़ ना बहुत ख़राब आ रही होगी शायद से, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रखा है। सो आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ख़राब ही है अभी, मैं जानती हूँ, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी मेरी आवाज़ के लिए भी और इतना लेट आने के लिए भी। एंड फाइनली अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन नोएज़न और ये भाई की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, और ये भाई की मरने की खबर सुनकर वुशी और फेडल दोनों को ही बहुत दुख होता है। लेकिन वेन केसिंग वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है, वो तो बस डॉक्टर को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो वुशी होता है वो वेन की तरफ देखता है और फिर वेन की शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। एंड अभी जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी वेन केसिंग वैसे ही स्टिल डॉक्टर की डायरेक्शन में देखे जा रहा होता है। अभी धीरे धीरे वेन केसिंग अपने सेंसेस में आता है। वो वुशी की तरफ देखता है और फेडल अभी वुशी और वेन को देखे जा रहा होता है। वो जानता था कि वेन पर इस चीज़ का बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि उसके हिसाब से वेन और भाई बहुत अच्छे दोस्त थे और इस चीज़ का ऑब्वियसली उस पर बहुत बुरा असर होने वाला था। तो अभी काफ़ी चिंतित नज़रों से अभी वेन को देख रहा होता है। अभी वेन वुशी की तरफ देखता है और उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाता है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। अभी वो अंदर आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जो डॉक्टर थे वो और उनका स्टाफ वहाँ से जा चुका था और अभी उन्हें भाई की बॉडी को मॉर्ग में शिफ्ट करना था, तो अभी वो लोग उसी की प्रिपरेशन में गए थे। अभी वेन केसिंग भाई की जो डेड बॉडी थी उसे वहाँ खड़े होकर बस देखते ही रह जाता है और फिर भाई के पास आता है और स्टिल उसे बस घूरे जा रहा होता है। अभी जो वुशी होता है वो बाहर से सब देख रहा होता है और मन में ही कहता है, हे भगवान, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच तो नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी वो अंदर जाने वाला होता है, तभी फेडल कहता है, रुकिए। अभी वुशी फेडल की तरफ देखता है क्वेश्चन भरी नज़रों से। फेडल कहता है, उसे अकेला छोड़ दीजिए। अभी वुशी स्टिल उसे कंफ्यूजिंग नज़र से दिखे जा रहा होता है। अभी फेडल फिर वुशी के पास आता है और कहता है, ये बेहतर होगा कि हम अभी वैन को बाइक साथ अकेला छोड़ दें। ट्रस्ट मी, मैं ये वैन की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अभी वुशी तो बस फेडल को देखे ही जा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वैन को भी अकेला छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है वो। बट स्टिल उसने कहा था कि वो ये सब वैन की भलाई के लिए कह रहा है, तो वुशी फिर कुछ नहीं बोलता है और वापस से ही पहले की तरह वैन और भाई को देखने लग जाता है। सीन हमारा वापस से वैन केसिंग पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी भाई को देखे ही जा रहा होता है। अभी वैन केसिंग फिर अपनी रुआसी आवाज़ में ही कहता है, लॉयर, लॉयर, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुमने कहा था कि तुम्हारी सांसों पे मेरा अधिकार है, मेरी इजाज़त के बिना तो तुम मर भी नहीं सकते। तो फिर मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले गए तुम? भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। I'm talking to you, David. You said you love me. You said you'll marry me. सब झूठ था ना, I hate you.
आई हेट यू भाई। वैन केसिंग फिर अपने आंसू साफ करता है और भाई के जो बॉडी थी उसके करीब आता है, उसकी शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है यू कांट लीव मी लाइक दैट। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें वापस आना होगा, आगे खोलो। भाई आई सेड ओपन योर आइज, आगे खोलो, आगे खोलो यार, डैम इट, आई हेट यू। ऐसे ना वो बहुत बोले जा रहा होता है और वुशी और फेडरल ये चीज़ बाहर से देख रहे होते हैं और वुशी का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया होता है ये सब चीज़ें सुनकर। वो बहुत ही ज़्यादा हैरत से वैन केसिंग को देखे जा रहा होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि भाई से वो प्यार करता था। उसे इतना पता था कि वो किसी लड़के से प्यार करता है और भाई उसका दोस्त है, वो इतना ही समझता था। लेकिन अभी का मंज़र देखकर वो तो अंदर तक डर गया था वैन केसिंग के लिए। अभी वुशी और फेडरल दोनों ही तुरंत से ही अंदर आते हैं और वुशी वैन को पकड़ता है और उसे भाई से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है और फेडरल भी ऐसे कर रहा होता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा कस के उसे पकड़े हुए होता है, ऐसे जैसे कि अगर भाई को उसने छोड़ दिया तो भाई वैनिश हो जाएगा। पर वो तो काफ़ी टाइम पहले उसे दूर जा चुका था, पर वैन केसिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था ये चीज़। वो स्टिल उसे होश में आने के लिए कहे ही जा रहा होता है, बट काफ़ी मुशक्क़त के बाद ही सही फेडरल और वुशी वैन को भाई से अलग कर ही देते हैं। अभी वुशी वैन को खींचते हुए जो वहाँ पे दीवार थी, जो ऑपरेशन थिएटर की दीवार थी, वहाँ तक लेके आता है किसी तरह से, और फेडरल जो होता है वो भाई की बॉडी को वापस ही वैसे रखता है जैसे कि वो पहले थी। अभी कुछ भी हुआ था उससे फेडरल को भी बहुत दुख हो रहा था, उसकी भी पूरी आंखें भरी हुई थी। हालांकि वो बता रही थी कि वो भाई और वैन को इतने अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन उसे ये पता था कि ये लड़के अच्छे हैं और उसने थोड़ा बहुत उनके साथ ग्रुप में काम भी किया था, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बस थोड़ा बहुत ही जानता था इन्हें। लेकिन आज वैन की ऐसी हालत देखकर और भाई को ऐसे मृत देखकर उसे बहुत ख़राब लग रहा होता है। अभी जो कुछ भी वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो तो कभी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी वो फिर वैन केसिंग और वुशी की तरफ देखता है। वैन केसिंग अभी भी भाई को देखे जा रहा होता है, पर अभी वुशी ने उसे कस के पकड़ा हुआ होता है और वो थोड़ा दूर पे थे, मतलब जो जगह थी जहाँ पर अभी भाई को लिटाला गया था, जो ऑपरेशन थिएटर वाली जो स्ट्रेचर होती है, स्ट्रेचर के बेड, जो बेड था वहाँ पर लेटा हुआ था, उससे थोड़ी दूरी पर था। फिर अभी भाई को देखे ही जा रहा होता है, वो बहुत रो रहा होता है। अभी वो रोते रोते ही नीचे गिर जाता है और वुशी भी उसके साथ नीचे बैठ जाता है और वो भी बहुत रो रहा होता है। अभी वुशी फिर वैन को हग कर लेता है, लाइक उसका हेड वो अपने सीने पे से रखे हुए होता है और हग करके उसे बहुत रो रहा होता है वो, और वैन केसिंग भी बहुत रोया जा रहा होता है, बट स्टिल उसकी नज़रें अभी भाई के ऊपर ही थी और फेडरल उन दोनों को ही देखे जा रहा होता है और अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं, वो भी रोने लग जाता है। अभी यहाँ से सीन थोड़े टाइम बाद पर शिफ्ट होता है, हमें फेडरल, वैन केसिंग और वुशी को दिखाया जाता है, जो कि तीनों ही जो बेंचेस लगी होती हैं हॉस्पिटल में वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। वैन केसिंग का हेड अभी नीचे की तरफ होता है और उसने अपने दोनों हाथों की जो फिंगर्स थी उन्हें आपस में मिला के रखे हुए होता है, जैसे कि कोई जब बहुत ज़्यादा चिंतन में होता है तब करके रखा हुआ होता है ना, वैसा करके अभी उसने रखा हुआ था अपने हाथों को। और जो फेडरल और वुशी थे वो उससे थोड़ी दूरी पर खड़े थे और अभी वुशी वैन की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वो फेडरल की तरफ देखता है और कहता है वैन का ये हाल है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शिशु को ये बात कैसे बताऊं। अभी जो फेडरल होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लुक देता है वुशी को और कहता है जिशु, ये जिशु कौन है। अभी वुशी कहता है भाई का भाई। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसे बात बताने की, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। इस बात को कैसे हैंडल करेगा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी उसने ये बात कही ही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जैंग आ जाते हैं और वो तुरंत से ही वुशी के पास आते हैं। अभी वुशी ने ना उन्हें कॉल करके सब बता दिया होता है और उस टाइम तक जो फेडरल था वो वैन के साथ था, मेक श्योर करने के लिए कि
वैन केसिंग कुछ गलत ना कर ले ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान का दिमाग कहाँ ठीक से काम करता है। तो इसीलिए वो वहाँ पर रुका हुआ था। एंड अभी वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली वोशी ने उन्हें फ़ोन पर या अभी ये नहीं बताया था कि वैन केसिंग अभी थोड़ी देर पहले एकदम ही पागल जैसा हो गया था। वो बस उन्हें इतना बताता है कि लाइक ये सब चीज़ें हुई कैसे थी, जो कि फैडल ने उसे बताई थी कि लाइक मिस्टर सैंग और बाई के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैन केसिंग और बाई के बारे में भी वो बता देता है उन लोगों को, पर उसने वो फ़ोन पे नहीं बताया था। अभी उसने ये बात बताई थी मिस्टर मिसेस सैंग को। अभी वो दोनों ही वैन केसिंग की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्ried थे इस समय वैन केसिंग के लिए। एंड मिस्टर सैंग को तो कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में कुछ समय पहले तक। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि उनका लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका लड़का उनके दोस्त के बेटे को प्यार करता है। और ये सब चीज़ें इतने बुरे हालातों में सामने आई थी जिसका कोई जवाब नहीं। अभी वैन केसिंग के लिए उसकी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा वर्ried थे। अभी मिसेस हैंग वैन के पास जाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके सामने ही खड़ी थी वो। वैन की तरफ देखता है, वो वैन के सर पे अभी भी हाथ रखे हुए होती है। अभी वैन केसिंग जब अपनी मॉम को उसके सामने देखता है तो उसकी आंखें फिर से भरने लग जाती हैं, तो तुरंत से ही अपना हेड वापस से ही नीचे कर लेता है। अब ये देखकर मिसेस सैम को तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो फिर वैन के पास आके बैठ जाती है और फिर मिस्टर सैम भी उसके पास आके बैठ जाते हैं, और उन दोनों में से अभी कोई वैन से कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे तो उससे वैन केसिंग को कुछ अच्छा फील नहीं होगा, उसे कंफर्ट नहीं मिलेगा। उसकी तकलीफ़ अभी बहुत ज़्यादा थी। उनका कहा हुआ कोई भी शब्द अभी वैन केसिंग के घाव पर मरहम का काम नहीं करेगा, उसकी तकलीफ़ को कम नहीं करेगा। तो वो अभी कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। अभी होशी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, फिर वो फैडल की तरफ देखता है जो कि उसके सामने ही खड़ा था। होशी उससे कहता है, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अभी फैडल कहता है, नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अभी उसकी बात पर होशी कहता है, नो इट्स ओके, तुम घर जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। अभी फैडल कहता है, नो इट्स ओके, मैं रहना चाहता हूँ। अभी होशी फिर कुछ नहीं बोलता है। अभी मिस्टर सैन होशी के पास आते हैं और कहते हैं, शिशु ये सब जानता है। अभी होशी जो होता है वो नाम से रहता है। फिर वो कहते हैं, उसे बताएंगे कैसे। अभी होशी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पापा, मैं क्या करूं। अभी मिस्टर सैन कहते हैं, पर बताना तो उसे होगा ना बेटा। अभी होशी जो होता है वो वैन की तरफ देखता है, फिर मिस्टर सैन की तरफ देखता है और कहता है, आप यहीं रहिए वैन के साथ, मैं शिशु के घर जा रहा हूँ। अभी जो मिस्टर सैन होते हैं वो होशी के शोल्डर पे टैप करते हैं और फिर होशी वहाँ से चला जाता है और फैडल वहीं पे ही रुकता है हॉस्पिटल में। अभी हमें यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ होता है और वो बार बार मिस्टर सैन और भाई को कॉल लगा रहा होता है, बट ऑब्वियसली उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। अभी वो मन में ही कहता है, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इन दोनों ने ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। हे भगवान, प्लीज़ प्लीज़ उनकी रक्षा करना। अभी तभी जो घर था उसकी डोरबेल बजती है, तो शिशु को लगता है कि भाई और किन्वय सैन वापस आ गए हैं। वो तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। अभी वो तुरंत से ही भागते हुए जाता है और गेट को खोल देता है, तो देखता है कि सामने वोशी खड़ा है। अभी वो वोशी को देखता है, तो जहाँ उसे खुश होना चाहिए था, इतने टाइम बाद वो वोशी को देख रहा था, वहाँ वो निराश हो जाता है बिकॉज़ ऑब्वियस रीजंस। वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे इस समय अपना भाई और अपने पिता चाहिए थे। अभी जो शिशु था वो उसे देखता है, फिर एक फ़ोर्स स्मेल करता है और कहता है, हाय हाय वोशी भैया। अभी वोशी जो होता है
वो उस पर कोई जवाब नहीं देता है। अभी ऋषि कहता है, आप आ- आप अब्रॉड से कब आए? अभी ऋषि इसका भी कोई जवाब नहीं देता। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो ऋषि को यह बात बताए तो बताए कैसे। पर फिर भी बहुत हिम्मत करने के बाद जो ऋषि होता है वो शिशु की तरफ देखता है ध्यान से और कहता है, शिशु, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी शिशु कहता है, जी क्या हुआ? अभी ऋषि जो होता है वो अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है, शिशु, आज आज शाम, वो बोल ही नहीं पा रहा होता है इसके आगे। अभी जो शिशु होता है उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है। वो जो ऋषि होता है उससे कहता है, आज आश्रम क्या भैया? अभी जो ऋषि होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, आश्रम, आश्रम अंकल और बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनका इंतकाल हो गया। अभी ये चीज़ सुनकर शिशु इतनी बुरी तरह से शॉक्ड होता है। वो तो 2-4 कदम पीछे ही हट जाता है और वो कुछ देर तक तो ऋषि को देखते ही रहता है हैरानी से। और वो जब थोड़ा थोड़ा अपने सेंस में आता है तो कहता है, आप आप ये क्या कह रहे हैं भैया? ऋषि अभी शिशु के एक कदम करीब आता है और कहता है, सच कह रहा हूँ बेटा, भाई और अंकल हमारे बीच नहीं रहे, वो अब नहीं रहे। अभी ये बात सुनकर शिशु की तो पूरी आंखें भर जाती हैं और वो स्टिल ऋषि को देखे ही जा रहा होता है। अभी शिशु फिर अपनी पलकें नीचे करता है, मतलब नज़र नीचे करता है और ऋषि वो तो बस शिशु को देखे ही जा रहा होता है। ऋषि तो अभी इतना हेल्पलेस था कि वो उसे गले लगाकर कंसोल भी नहीं कर सकता था। शिशु की सिचुएशन ऐसी थी। अभी जो शिशु होता है वो कुछ सेकंड से तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसके बाद वापस से ऋषि की तरफ देखता है और अपनी रुहासी आवाज़ में कहता है, मुझे उनके पास जाना है अभी। अभी उसकी बात सुनकर जो ऋषि होता है वो नामे से हिलाता है और कहता है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता बेटा, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता। अभी शिशु कहता है, मुझे वहाँ लेकर चलिए भैया। अभी ऋषि कहता है, शिशु संभालो अपने आप को, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता, वहाँ बहुत लोग हैं, तुम तुम तुम्हारे लिए वो जगह सही नहीं है। अभी जो शिशु था वो कहता है, आप मुझे लेकर जाएंगे कि नहीं? अभी जो ऋषि होता है वो कुछ नहीं बोलता है और शिशु कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं वहाँ अकेले ही चला जाऊँगा। और ये कहकर वो तुरंत से ही जो ऋषि था उसे धक्का देता है और वहाँ से जो घर का एंट्रेंस था वहाँ से निकलने लग जाता है। वो तो गली में थी कि जो ऋषि की स्किन थी उसकी स्किन ने शिशु की स्किन को टच नहीं किया था। अभी शिशु जो होता है वो जो घर का एंट्रेंस था, मतलब वो गलियारे की तरह था ना, तो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसको बहुत तेज चक्कर आता है। उसका सर एकदम से घूम जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तब तक ऋषि उसे पकड़ लेता है और जो शिशु होता है वो फेंट हो जाता है। एंड जो ऋषि था उसने अभी शिशु को होल्ड करके रखा हुआ होता है, पर वो फिर धीरे धीरे करके जो शिशु था उसे फ्लोर की तरफ लेटाल देता है, क्योंकि शिशु किसी भी ह्यूमन की स्किन से जितना दूर है उतना ही बेहतर है। तो वो नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी ज़रा सा भी शिशु की बॉडी को टच करे, तो वो उसे वहीं पर लेटाल देता है और फिर वहीं पर बैठकर वो भी बहुत रोने लग जाता है। उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, सबके लिए, अंकल के लिए, भाई के लिए, शिशु के लिए और अपने भाई के लिए। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाई और किन भाईजान का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। अभी उनके जानने वाले सभी लोग होते हैं वहाँ पर, वैन गेसिंग और उसकी फैमिली और फेडरल भी वहीं पर होते हैं और फेडरल के जो दोस्त थे वो भी ये फ्यूनरल अटेंड किए थे। अभी जो शिशु था वो वहाँ पर जितने भी लोग थे जो कि एक साथ खड़े थे उनसे थोड़ा दूर ही खड़ा था और शिशु के एक साइड में ऋषि और एक साइड में वैन गेसिंग खड़ा था और वो भी बाई को बस देखे ही जा रहा होता है। अभी उसकी आंखें ना भरी ज़रूर होती है पर वो रो नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे पता था उसे इस समय बहुत स्ट्रांग बनना है।
भावुकता अपनी जगह और वास्तविकता अपनी जगह। उसे ये पता था कि यहाँ कोई है जिसका दुख उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा बड़ा। अगर उसने अपना प्यार खोया है तो यहाँ कोई है जिसने अपना परिवार खो दिया है। उसने अपनी फैमिली खोई है, वो लोग खोए हैं जिनके साथ वो बड़ा हुआ है। उस इंसान की तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है आज, और उसे इस समय वैन की ज़रूरत है। शिशु अपनी फैमिली से जितना भी क्लोज़ था, उसके अलावा अगर वो किसी से क्लोज़ था तो वो वैन था। हालांकि उनका अपना कोई रिश्ता एक्सप्लेन करे भी तो कैसे, उनका रिश्ता जैसा भी था वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी भाई और किन हज़ान के अलावा एकलौता वैन केजिंग ही ऐसा इंसान था जो कि शिशु के करीब था, और फिलहाल शिशु को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए उसे स्ट्रांग बनना था। उसकी जितनी भी तकलीफ़ें थी उन्हें उसको अभी अपने अंदर ही समेट कर रखना था। अभी वैन शिशु की तरफ देखता है जो कि अभी भी नम आँखों से भाई और किरण को देखे ही जा रहा होता है, और जो प्रीस्ट होते हैं वो कॉफिन को बरी करने से पहले जो भी रिचुअल करते हैं, जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो वही कर रहे होते हैं। और जैसे ही कॉफिन्स को ग्रेव में डाला जाता है, जो अपना शिशु होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। वो जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर गिर जाता है रोते रोते, और बहुत ही फूट फूट कर रोने लग जाता है। अभी शिशु को हिवोशी और वैन केजिंग और जो उनकी फैमिली थी वो सभी देख रहे होते हैं। फेडल भी अभी शिशु को भी देखे जा रहा होता है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है। अभी जो वैन होता है वो शिशु के पास ही आके बैठ जाता है और उसके एक शोल्डर से उसे पकड़ता है, और गनीमत है कि वहाँ पर सबने ग्लव्स ही पहने थे, तो अगर वैन केजिंग फ़िलहाल अपनी शिशु को छू भी रहा था तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। वो उसे एक शोल्डर से पकड़ता है और उसे काइंड ऑफ हग किए हुए होता है, और वो भी उसी तरफ देख रहा होता है जहाँ पर शिशु देख रहा होता है। उसकी आंखें भी भरी हुई होती है और अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो फिर भी उस तरह से रो नहीं पा रहा होता है जैसे कि वो रोना चाहता था। अभी वो बहुत ज़्यादा इस समय रोना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा होता है। अभी जो शिशु होता है उसके पास वो भी आके बैठ जाता है, और जो शिशु होता है वो रोते रोते ही वैन केजिंग के चेस्ट पे अपना सर रख लेता है और उसी तरफ देखे जा रहा होता है और बहुत रोए जा रहा होता है। अभी जो ये सब होते हैं, ये सब लोग ये सब देख रहे होते हैं, और ये जो बरेल की रस्म होती है ये भी हो जाती है, और शिशु स्टिल बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है वैन केजिंग के सीने पर सर रख के, और वो रोते रोते ही बेहोश हो जाता है। अभी वैन केजिंग तो भाई की तरफ देख रहा होता है और अंकल की तरफ, लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि शिशु रो ही नहीं रहा है तो वो शिशु की तरफ देखता है, और वुशी भी उधर देखता है क्योंकि वुशी भी उसी तरफ देख रहा था। अभी जो वैन होता है वो शिशु के गाल पर अपना हाथ रखता है और कहता है, शिशु शिशु क्या हुआ तुम्हें? शिशु वेकअप, शिशु। अभी ये चीज़ देखकर सब लोग वहाँ पर पैनिक हो जाते हैं। अभी फेडरल भी वैन के पास आता है और कहता है, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अभी वैन उस तरफ देखता है और कहता है, नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अभी वो कहता है, वैन ठीक कह रहा है फेडरल, हम शिशु को हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, और मेरे हिसाब से शॉक और स्ट्रेस के कारण ही ये सब हुआ है, हमें इसे घर जाना चाहिए, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। अभी जो वैन होता है वो वुशी की तरफ देखता है और फिर शिशु की तरफ देखता है, और फिर उसे वो जैसे लिफ्ट करते हैं वैसे लिफ्ट करता है, और वहाँ से उसे लेकर वो जाने लगता है। अभी सभी लोग जा रहे थे और वो भी उनके साथ ही वहाँ से जाने लगता है। अभी वैन केजिंग जाते हुए ही एक बार पलटता है और भाई और अंकल की जो उन्होंने ग्रेव बनाई थी उसकी तरफ देखता है, और बहुत ही ज़्यादा दुखद उस समय वो था, बहुत ही ज़्यादा दुखित था वो। फिर वो वापस से शिशु की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है बाकी सबके साथ। और गाइस, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, कहने को हम सफ़र की द स्टोरी बिगिंस हियर, पर फ़िलहाल के लिए तो मुझे जाना होगा। फ़िलहाल के लिए ये एपिसोड
तो समाप्त होता है। स्टोरी भले ही बिगिन हुई हो, पर एपिसोड तो अभी यही समाप्त होता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा गाइस। एंड मैं फिर से आप सबसे बहुत ज़्यादा क्षमा मांगती हूँ मेरे इतना ज़्यादा लेट आने के लिए। एंड प्लीज़ मुझे मेरे ज़ुकाम के लिए भी माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। मैं हूँ थोड़ी, मेरे साथ होता रहता है अजीब चीज़ें, पर प्लीज़ आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।